हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर 4 जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, उसका हम लोग महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इसका लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 4 का लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखा है तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है उसका पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का परिरक्षण करें। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारणों का योगदान था। इनमें निम्नलिखित कारण प्रमुख है। जो निम्नलिखित कारण है उसको हम लोग जानते हैं। दोस्तों इसमें पहला कारण था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। भारतीय राष्ट्रीयता के विकास का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता असंतोष था। अंग्रेजी सरकार की नीतियों के शोषण का शिकार देसी रजवाड़े, तालुकदार, महाजन, कृषक, मजदूर, मध्यम वर्ग सभी बने। अंग्रेजी शासन को अभिशाप मानकर इसका खात्मा करने का मन बनाने लगे थे सभी, ठीक है। ये पहला अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष था, ये पहला कारण था। दूसरा कारण दोस्तों आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। सरकारी आर्थिक नीतियों के कारण कृषि और कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए। किसानों पर लगान एवं कर्ज बोझ चढ़ गया। किसानों को नकदी फसल नील, गन्ना, कपास उपजाने को बाध्य कर उसका भी मुनाफा सरकार ने उठाया था। अंग्रेजी आर्थिक नीति से भारत से धन का निष्कासन हुआ, जिससे भारत की गरीबी बढ़ी। इससे भारतीयों में प्रतिक्रिया हुई एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, ठीक है। दूसरा कारण रहा। तीसरा कारण दोस्तों यहाँ पर है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार ने भारतीयों की मानसिक जड़ता समाप्त कर दी। वे भी अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस एवं यूरोप की अन्य महान क्रांतियों से परिचित हुए। रूसो, वाल्टियर, मेजनी, गैरीबाल्डी जैसे दार्शनिकों एवं क्रांतिकारियों के विचारों का प्रभाव उन पर पड़ा, ठीक है। तीसरा कारण रहा। चौथा कारण दोस्तों इसका देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी राष्ट्रीयता की भावना की विकसित की। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रता की भावना जागृत की तथा भारतीयों में आत्मसम्मान, गौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में योगदान किया, ठीक है। पांचवा कारण देखते हैं। पांचवा कारण दोस्तों यहाँ पर है राजनीतिक एकीकरण। भारत में अंग्रेजों ने उग्र साम्राज्यवादी नीति अपनाई। वेरिन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड डलहौजी ने येन केन प्रकारेण देसी रियासतों को अपना अधिपत्य बना लिया। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने सभी देसी राज्यों को अंग्रेजी अधिसत्ता में ले लिया। इससे एक प्रकार से भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण हुआ। लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेल, डाक तार की व्यवस्था से आवागमन और संचार की सुविधा बढ़ गई। इससे संपूर्ण भारत में स्थानीयता की भावना के स्थान पर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। ये दोस्तों पहला का आंसर रहा, ठीक है। दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है हमारे सामने कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की विवेचना करें, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 47 का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गांधी युग के नाम से जाना जाता है 1919 से लेकर के 1947 तक। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलनों को गांधी जी ने एक नई दिशा दिया। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का प्रयोग कर गांधी जी भारतीय राजनीति में छा गए। इन्हीं आस्था का सहारा लेकर वे औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों का जन आंदोलनों में परिवर्तित कर दिया। 1917-18 में उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया गया। 1930 में गांधी जी ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध दूसरा व्यापक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। इसका आरंभ उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से किया, ठीक है। गांधी जी का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए करो या मरो का मंत्र दिया था। गांधी जी के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी। वे एक राजनीतिक नेता के साथ साथ प्रबुद्ध चिंतन, समाज सुधारक एवं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि
सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे। इसमें जो पहला कारण दोस्तों है साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन था। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया यह 7 सदस्यीय आयोग था। क्या था यह? एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना था, ठीक है, तथा भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था, ठीक है। दूसरा कारण इसका देखते हैं कि दूसरा कारण दोस्तों नेहरू रिपोर्ट था। कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की मांग की। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन सांप्रदायिकता की भावना उभर कर सामने आई। अंततः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम पेश किए। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, ठीक है, 1930 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ था। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ा था गांधी जी को, ठीक है। चौथा कारण था दोस्तों समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इस समय कांग्रेस के युवा वर्गों के बीच मार्क्सवाद एवं समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। इसकी अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथी के उदय के रूप में हुई। वामपंथी दबाव को संतुलन करने के लिए आंदोलन के नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी, ठीक है। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार था। इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। मेरठ संयंत्र केस और लाहौर संयंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा का उग्र बना दिया था। बंगाल में भी क्रांतिकारी गतिविधियां एक बार फिर उभरी थी, ठीक है। छठा कारण देखते हैं पूर्ण स्वराज्य की मांग। दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा के साथ ही पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई थी। सातवां जो कारण दोस्तों गांधी का समझौतावादी रुख। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग को रखा था, परंतु इरविन ने क्या कर दिया, मानना तो दूर गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया था। सरकार का दमन चक्र तेजी से चलता रहा, अतः बाध्य होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च आरंभ करने का निश्चय किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर होगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, ठीक है। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला था रॉलेट कानून, ठीक है, जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, रॉलेट कानून, यही सबसे पहला कारण था। 1919 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कानून, जो कि क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम था, बना था। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। इसके खिलाफ वह कोई भी अपील नहीं कर सकता था, ठीक है, यानी बिना वारंट के गिरफ्तारी होती थी इसमें। जो दूसरा कारण था दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी मेले के अवसर पर पंजाब के जालियांवाला बाग में सरकार को दमनकारी नीति के खिलाफ लोग एकत्रित हुए थे। जनरल डायर के द्वारा वहां पर निहत्थी जनता पर गोली चलवाकर हजारों लोगों की जानें ले ली गई। गांधी जी ने इस पर काफी प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, ठीक है। और तीसरा कारण था दोस्तों खिलाफत आंदोलन। इसी समय खिलाफत का मुद्दा सामने आया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और एक बड़ा सशक्त अंग्रेजी राज विरोधी असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया था, ठीक है। अब परिणाम देखते हैं दोस्तों, परिणाम क्या था। तो परिणाम यहाँ पर है दोस्तों कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौराचारी नामक स्थान पर हिंसक भीड़ द्वारा थाने पर आक्रमण कर 22 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी, जो चौरी चौरी घटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल बंद करने की घोषणा की। असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया था। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। पंजाब में जो अमृतसर का घटना हुआ था, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। दोस्तों इसका पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था।
ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया था। तो आंसर देखते हैं। जो तुर्की है ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी है, का खलीफा जो ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान भी था, संपूर्ण इस्लामी जगत का धर्मगुरु था। ठीक है, पैगंबर के बाद सबसे अधिक प्रतिष्ठा उसी की थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ तुर्की भी पराजित हुआ था। पराजित तुर्की पर विजय मिस्र राष्ट्रों ने कठोर संधि थोप दी थी। ऑटोमन साम्राज्य की को विखंडित कर दिया गया। खलीफा और ऑटोमन साम्राज्य के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त हो गया। वे तुर्की के सुल्तान एवं खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष करने को तैयार हो गए। इसके लिए खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया। 1919 में अली बधुआ, मोहम्मद अली और शौकत अली ने बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया। आंदोलन चलाने के लिए जगह जगह खिलाफत कमेटियां बनाकर तुर्की के साथ किए गए अन्याय के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास किया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और एक बड़ा सशक्त राज विरोधी आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप में क्या अंतर था। महिलाओं की सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या भूमिका थी। ठीक है, इसका आंसर हम जानते हैं। दोस्तों इसका आंसर है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप में काफी विभिन्नता थी। असहयोग आंदोलन में जहां सरकार के साथ साथ असहयोग करने की बात थी, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का भी उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी व्यापक जनाधार वाला आंदोलन साबित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वे घरों की चार दीवारी से बाहर निकलकर गांधी जी की भी सभाओं में भाग लिया। अनेक स्थानों पर स्त्रियों के नाम बनाकर नमक कानून भंग किया। स्त्रियों ने विदेशी वस्त्र एवं शराब के दुकानों की पिकेटिंग की, यानी उसको बंद करवाया। स्त्रियों ने चरखा चलाकर सूत काटे और स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया। शहरी क्षेत्रों में ऊंची जाति की महिलाएं आंदोलन में सक्रिय थी, तो ग्रामीण इलाका में संपन्न परिवार के किसान स्त्रियां थी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 6 ही प्रश्न जानते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।